स्टार्ट वन। देखो अभी तक हमने देखने की कोशिश की है कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ ऑलरेडी अस्तित्व थी, उनका पूरा एक बेस बना हुआ था, जहाँ उनका खुद का व्यापार चल रहा था। तो उनको लगा कि अगर हमको व्यापार में आगे बढ़ना है तो पहले जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ थी उनको पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके चक्कर में ही उन्होंने सबसे पहले पोर्चुगीज को हटाया, बोले तुम निकलो यहाँ से। एक आध छोटी मोटी लड़ाई कर दी, उनको हटा दिया। फिर उसके बाद तो दोनों मित्र हो गए, शादी ब्याह का भी उनका संबंध रह गया। यहाँ डाउरी के अंदर एक बॉम्बे नाम का आइलैंड दे दिया, बोले मजे करो तुम वहाँ पे। सो दिस वाज हाउ इट प्रोसीडेड। और वहाँ से फिर उसके बाद फिर डच को निकाला। डच के बाद एक और सबसे मेन फोर्स थी, वो थी फ्रेंच। फ्रेंच तो सबसे लास्ट में आए, तो 60 साल बाद में आए अंग्रेज और डच के ऑलमोस्ट। और उन्होंने आके तो उनको पहले कंपटीशन बहुत थी, वो कंपटीशन को दूर करने के चक्कर में लड़ाई में उलझ पड़े, और ऐसे उलझे तो 3 युद्ध किए। और 3 युद्ध के बाद उनको भी बोल दिया कि बेटा तुम भी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। तो एक पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश इंडिया का, सॉरी ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का, वो यूरोपियन पावर्स को भारत से निकालना या उनको एक कोने में सीमित कर देना, वो खत्म होता है। Post this session we can continue. Question answers we can discuss it after this whole session, so okay, not an issue. यूरोपियन पावर्स को किस तरह से खत्म करते हैं उसकी पूरी की पूरी हमने एक मैक्रो ओवरव्यू लेने की कोशिश की। दूसरा फोर्सेस थे, अभी यहाँ के ये जो राजा जी है लगान के, अभी इनका नंबर आएगा कि इनको भी हटाया जाता है। अभी princely states at that time India used to consist of very large number of princely states, okay, and even post independence जब आपका इंडिपेंडेंस हमको मिलने वाला था तभी भी 550 के आसपास करीबन आपके यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे भारत के। तो उन लोगों को किस तरह से कंसोलिडेट किया वो तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर देखा जाएंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स जो अलग अलग किस तरह से होते हैं, दे वर लार्जली द रिमेन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है उनमें से ही बहुत सारे स्टेट्स अलग हो जाते हैं। जैसे सम प्रिंसेस एंड नोबल्स वर सेंट एज गवर्नर्स ड्यूरिंग मुगल टाइम एंड लेटर व्हेन द एम्पायर बिकेम वीक दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। कि मुगल वहां पे जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ शासक अपने भांजे भतीजे को भेज देगा कि जा बेटा वहां पे राज करो, तुम मेरे नाम का सिक्का विक्का चलाना। और जैसे ही पता चला कि चाचा और मामा बेचारे थोड़े सठियाई गए हैं तो उनसे वो लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे और बोल देंगे कि हम आज से आजाद हैं। तो हैदराबाद का एक फाइनेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा जहां मीर ओस्मान अली को एक मुगल गवर्नर की तौर पे, एक नोबल की तौर पे भेजा जाता है कि हैदराबाद डेक्कन को आप पूरा संभालिएगा। बंगाल के अंदर भी यही हुआ, अवध के अंदर भी यही। तो कंटिन्यूअसली ये जितने भी राज्य हो गए भारत के अंदर, उनके अंदर आपको थोड़ी बहुत मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो रूलिंग पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। तो एक ऐसे स्टेट से जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभर के आ रहे थे, उन लोग को अंग्रेजों को इन लोग को हटाना था या इनको सब्जुगेट करना था। इसके साथ साथ ये हर एक जितने भी स्टेट्स हैं इनके अंदर एक आपको टेंडेंसी देखने को मिलेगी, वो थी पॉलिटिकल अथॉरिटी की डिसेंट्रलाइजेशन। जो हमने बात की कि एक पूरा का पूरा जो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल पावर था, उसके टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे और फोर्सेस उभर के आ रहे थे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, बड़े राज्य भी थे, दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद द मुगल अथॉरिटी। जैसे आपके मराठा से सिख थे, मैसूर नाम का एक स्टेट था जो कंटिन्यूसली मुगल थे। मुगल के जो लेटर मुगल्स आए उनके विरुद्ध में उनके साथ ही झगड़ने वाले लोग थे। तो दे वर सम पार्ट ऑफ टाइम दे वर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। कभी कभी बाहर निकल जाते थे, फिर अंदर आते थे, कभी बाहर जाते थे। सो एक कंटिन्यूस ट्रेंड और कंटिन्यूस पैटर्न देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे राज्य हो गए, इनको भी और इनको भी, ये दोनों स्टेट्स को, अंग्रेजों को इनको खत्म करना था। अगर ये नहीं करते तो अंग्रेजों का जो एक लार्जर ऑब्जेक्टिव था वो था इंडिया के ऊपर अपनी पकड़ बनाना, वो नहीं हो पाता। द रीजन बिहाइंड द स्टडिंग ऑफ इंडियन स्टेट, उसके पीछे की कहानी यही है कि द ब्रिटिशर्स फॉट अगेंस्ट देम टू कंट्रोल लैंड एरियाज। द मेन पॉइंट बिहाइंड, क्योंकि अंग्रेजों का जो कन्क्वेस्ट हुआ, इसके बाद ही हम लोग आगे देखेंगे कि ये जहां जमीन के ऊपर इन्होंने नया नया कब्जा किया था, वहां अपनी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे।
जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट, इजारेदारी सिस्टम, रैयतवारी, महालवारी, इतने सारे सिस्टम आती है, सब हम लोग को गिनी पिग बना रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। एक नया एरिया कैप्चर किया, उसके ऊपर एक नई पॉलिसी डाल दी, एक दूसरा एरिया कैप्चर किया, उसके ऊपर तीसरी पॉलिसी डाल दी। तो पहले कंटिन्यूसली उनको कैप्चर करना था और वही कैप्चरिंग का प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। डिफरेंट ट्रीटीज वर साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन स्टेट्स, इनके साथ भी यही किया। लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद क्या करते थे, ट्रीटी करते, बोले सॉरी गलती हो गई भाई साहब। तो मॉडर्न डे इंडिया जो आपकी जियोपॉलिटिकल एंटिटी है आज की तारीख के ऊपर, वो उनका पूरा नक्शा अलग हुआ। आज की जियोपॉलिटिकल एंटिटी के अंदर 29 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेगा, बट द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन दैट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स, इट वाज डन विद वेरी ग्रेट पेशेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया, उसके पहले का जो बैकग्राउंड बनाना था, एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी खड़ी करनी थी, वो अंग्रेजों ने की थी, और बहुत ही पेशेंस के साथ, इतना संयम के साथ इन्होंने जियोपॉलिटिकल एंटिटी खड़ी करने की कोशिश की थी। एंड इट वाज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। एक्सप्लेन 12.5 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो यू हैव टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूरोपियन कंक्वेस्ट, कि किस तरह से पहले यूरोपियन को कंक्वेस्ट किया जाता है उनके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके नेटिव स्टेट्स थे उन लोग को किस तरह से दबाया जाता है। तो आज की तारीख में जो आपको दिखता है वो ओरिजिनलिटी 17, 16 सेंचुरी, 18 सेंचुरी के आसपास कुछ अलग हुआ करता था। जहां पे निजाम हुआ करता था, यहाँ हैदराबाद के अंदर मैसूर नाम का स्टेट था, नीचे साउथ के अंदर मराठास वर वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्सेस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़े बहुत राजपूत स्टेट्स भी हुआ करते थे, 6 स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे बंगाल के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा पे अंग्रेज भी हुआ करते थे। इंडियन स्टेट्स पर्टिकुलरली हम लोग 4 मेजर स्टेट से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी को ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला जो स्टेट था जिसका नाम था बंगाल, सेकेंड वॉज मैसूर, तो इस यहाँ पे the third one were the Marathas, they had a very large area to control। इनकी पूरी की पूरी स्टोरी हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ चौथा स्टेट था नॉर्थ के अंदर, वो था 6 स्टेट। तो यहाँ से पहले इंडिया के अंदर से जितने भी फ्रेंच फोर्सेस थे उनको हटा के, अब आप देखिएगा मैप को, तो एक को हटाएगा, फिर दूसरे को हटाएगा, तीसरे को हटाएगा, फिर चौथे को हटाएगा। यू विल सी द ब्रॉडर पैटर्न एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नॉर्थ में टॉप की तरफ। और इसी के साथ पूरे के पूरे इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल एंटिटी का जो सेटअप था वो खत्म करता है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं। बंगाल के ऊपर किस तरह अंग्रेजों का राज की स्थापना हुई, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। जनरली द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद 2 वॉर्स और 2 बैटल्स, जिसे 1757 में हुई थी, वो थी प्लासी का युद्ध, और 64-65 के आसपास हुआ था, वो था बक्सर का युद्ध। इसके साथ ही एसोसिएट किया जाता है। मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। बंगाल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, क्यों अंग्रेजों को मन में आया कि हम लोग को बंगाल की तरफ जाना चाहिए। बंगाल के जो फाउंडर थे, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, ही वॉज सेंट एज ए गवर्नर बाय द मुगल एम्परर। बोले जाओ थोड़े मजे करो वहां पे, थोड़ा बहुत पैसा हमको भेजते रहना। तो भाई साहब कोई बात नहीं, जैसे ही वहां पे वो लुढ़क गए, यहाँ पे ये मजे कर रहे थे। यू विल सी कि बंगाल को इन्होंने बहुत ही फर्टाइल, एक तो फर्टिलिटी बहुत थी। गंगा जमुना दोआबला का जो नीचे वाला एरिया है, आपका डेल्टा भी बनता है नीचे, एंड गंगा ऑल्सो पासिस, तो उनका आजू बाजू वाला जो एरिया था वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा। एट दैट टाइम, इवन आज की तारीख में भी आपको जमीन के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंसी रहती है। तो वहां पे इकोनॉमी ऐसी थी जो पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड या लैंड रेवेन्यू बेस्ड थी। तो बंगाल हैड अ वेरी फर्टाइल लैंड एंड अ वेरी फर्टाइल इकोनॉमी। इन्होंने वहां पे ट्रेड को एस्टेब्लिश कराने के लिए बहुत सारी चौकीज और थाना भी बनाए, जैसे आपकी ट्रेडिंग सेफ हो पाए। आप दूसरी जगह से एक जगह जा रहे हो तो आपको बीच में कोई लूट फूट के ना चला जाए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जमीनों की आवंटन, जैसे लैंड की जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर चेंज कर दिया। पुराने टाइम के अंदर आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी होगी, एक जमीन का प्रकार था जिसे कहा जाता था जागीर। जागीर आपको पता है, जागीर लैंड नहीं बोलता आपके तरह, बाबा जागीर से गए, ओके। द सेम वे दी जागीर वाज लाइक दिस, कि जागीर की एक लैंड की कैटेगरी थी जागीर। जागीर वाज गिवन टू सम पर्सन, और उसके बाद उसकी ही पूरी ओनरशिप हो गई। उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन वो ऊपर की अथॉरिटी को दे देता।
ये जागीर को, ये जमीन का एक प्रकार था, एक जमीन का प्रकार था जिसे कहा जाता था वक्फ, जिसे आज की तारीख में जो दिल्ली के सल्तनत थे उन्होंने शुरू किया था। वक्फ की जमीन चैरिटी में देते थे फॉर रिलीजियस पर्पस। आज भारत के अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या काम करता है? यही तो करता है। जितनी भी इस्लाम के साथ जुड़ी हुई आपकी जो भी लैंड एंड मॉन्यूमेंट्स है उसकी कंट्रोल करता है। तो वक्फ की जमीन चैरिटी के अंदर दी जाती थी रिलीजियस पर्पस की तरह, उसी तरह ये जागीर की जमीन हुआ करती। ये जागीर की जमीन वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं आया। इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने बोल दिया कि कल से ये जागीर की जमीन स्टेट की अथॉरिटी में आई और जमीन का नाम चेंज कर दिया जिसे रखा गया खालिसा। तो खालिसा नाम की एक स्टेट की अथॉरिटी हो गई और जैसे ये पीपा नाम का जमीन का टुकड़ा जो आज की तारीख में यहाँ का कोई भी डायरेक्टर होगा उसके घर पे जा रहा होगा, उसकी जगह डायरेक्ट स्टेट की तिजोरी के अंदर आना। तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाई, स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, स्टेट को बहुत ही आगे बढ़ाने की इसने कोशिश की। और जब स्टेट इतना पैसा कमा रहा था तो अंग्रेजों को भी लगा कि हमको भी थोड़ा बहुत माल मिलता यहाँ से मिलना चाहिए। इसके बैकग्राउंड के अंदर 17वीं सेंचुरी के आसपास, 1750s के आसपास यहाँ पे एक और जेंटलमैन इसके नवाब बन के आते हैं जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अभी जब सिराजुद्दौला यहाँ पे नवाब बनता है तो अंग्रेज और फ्रेंच यहाँ पे बंगाल और साउथ इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली झगड़ रहे। देखो 1756 का टाइम है। एट दैट टाइम इन्होंने ऑलरेडी एक दो लड़ाइयां कर चुके थे। वो चंद्रनगर के अंदर बोले मैं कब्जा करूंगा और यहाँ पे पौंडीचेरी के अंदर मैं मेरा है, और इस तरह से इनकी लड़ाइयां चल रही थी। The English and the French were fighting for possessions in South India and also in Bengal simultaneously. जब इतनी सारी बवाल मच रही थी तो अंग्रेजों ने बोला कि यार हम लोग को हमारी प्रॉपर्टी फोर्टिफाई करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग के चक्कर में आए दिन हमले होते रहते हैं, तो वी वांट टू फोर्टिफाई अवर प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बोला कि हम किले विले बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो एम्परर फारूक सियर, मैंने आपको बताया पगला राजा, इसने अंग्रेजों को 1717 में एक रॉयल फरमान दिया था। जब हमने पहली टाइमलाइन देखी, रॉयल फरमान के अंदर इन्होंने अंग्रेजों को एक दस्तक, जो परमिट देने की अथॉरिटी बना दी। पहले के टाइम पे होता ऐसा था कि एक दस्तक दिया जाता था स्टेट के द्वारा, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर इनलैंड ट्रेड। अगर आपको आंतरिक व्यापार करना हो तो एक चिट्ठी चाहिए। जैसे आप पहले के टाइम के अंदर यहाँ ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, जकात या हम लोग चुंगी नाका कहते हैं। तो ऑक्ट्रॉय भी यही करता था कि यहाँ से वहां जाना है, सिटी के अंदर सामान लेके आना है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ उसके परमिट लेनी पड़े। तो सेम वे परमिटिंग अथॉरिटी पहले स्टेट हुआ करती। अभी स्टेट की जगह पे 1717 में क्या हुआ, फारूक सियार ने बोला कि अभी अंग्रेजों को भी हम लोग दस्तक देने की अथॉरिटी दे देते हैं। उनको ट्रेडिंग कंसेशंस दिया था ना पगले राजा ने, इसके साथ साथ क्या दिया था, बोले तुम अपने सिक्के भी बना सकते हो। सो यू सी कि जब अंग्रेजों 1717 के अंदर इनको यहाँ पे दस्तक देने की अथॉरिटी दे दी गई थी, व्हेन द परमिटिंग अथॉरिटी वाज गिवन टू द ब्रिटिशर्स, इन्होंने मिसयूज कर दिया। जैसे स्टेट की, बंगाल स्टेट की दस्तक की भाव चल रहा है 10 रुपया, ये बोलेगा कि मैं करप्शन करके 5 रुपए में बेच दूंगा, मेरा तो लॉस नहीं जा रहा है ना, मेरा तो प्रॉफिट में लॉस जाएगा। द स्टेट विल बी एट लॉस, बट मुझे तो ऐसे ही खैरात में मिला है, 1717 से मिला हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैं मिसयूज कर रहा। जब ये सारी चीजें बहुत हो रही थी तो बंगाल के नवाब को पसंद आएगा? अगर आपकी इकोनॉमी यहाँ पे इतनी सारी सेटल हो रही है, ऊपर से आप यहाँ पे किले बना रहे हो, तो सिराजुद्दौला जैसा इंसान बंगाल के ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और इसकी जो कंपनी के अधिकारी थे उनको पूछता है कि भाई साहब ये बंद करो। तो ये इंग्लिश बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो करूंगा बॉस, मेरी मर्जी। ऊपर से बोलता है कि ये दस्तक भी मैं नहीं बंद करूंगा, किला भी नहीं बनवाना बंद करूंगा, कल से तेरा सामान ये कलकत्ता की पोर्ट के इर्द गिर्द है तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा। यू सी ये लोग इतने बाहुबली हो चुके थे कि बंगाल के नवाब को बोलता है कि जो आज से 10 साल पहले तक या 5 साल पहले तक जो नवाब को टैक्स पे करता था, आज उल्टा बोलता है, नवाब को बोलता है तू टैक्स देगा मुझे। हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द मिसगाइडेड अप्रोच बाय द बंगाल नवाब, कंफ्लिक्ट वाज बाउंड टू टेक प्लेस। और ये कंफ्लिक्ट ही आपको 1757 के अंदर प्लासी के अंदर खत्म। इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये चीज के अंदर बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं कि प्लासी का युद्ध के पीछे ये बैकग्राउंड बहुत चल रहा है, जहां पे इकोनॉमी वाज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, और इकोनॉमी इसके साथ साथ फोर्ट, मैंने आपको बताया कि फोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो फाइनली ये सब चीजें बहुत हो रही थी, तो ये बहुत ही थोड़ा सरफिरा आदमी था सिराजुद्दौला। तो 16 जून 1756 में यहाँ पे ब्रिटिश की जितनी भी पोजीशन थी उन सबके ऊपर अटैक कर दिया, फ्रेंच की, ब्रिटिश की। फ्रेंच वाले तो बोल देते कि हम लोग किला नहीं बनाएंगे भाई साहब, गलती हो गई हमसे, बट ये अंग्रेज वाले थोड़े चालाक थे,
16 जून 1756 के ऊपर अटैक करते हैं। बहुत सारे लोग फुल्टा करके एक छोटा सा टाउन है साउथ ऑफ हुगली के नीचे, ओके, हुगली नदी के नीचे की साइड पे, वहां पे भाग जाते हैं। जितने भी बचे कुछ लोग होते हैं और वहां से वो लोग मद्रास भाग जाते हैं। वेरी स्मार्ट पीपल। ऑन 23 जून 1757 वॉज द डेट ऑफ प्लासी। इसके एक साल पहले ही ये लोग बंगाल से खदेड़ लिए जाते। द ब्रिटिशर्स वर थ्रोन आउट ऑफ बंगाल। सम पीपल हु लेफ्ट, उनको नवाब एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और एक रात पर चढ़ा के करीबन 100 लोगों को रखता है। तो उनके अंदर वो सफोकेशन और ऐसी चीजें हो जाती है, तो वहां पे करीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखते हैं कि मोर देन 100 पीपल गॉट किल्ड इनटू अ सेल, और उसी को ही ब्लैक होल कहा। द ब्लैक होल इंसिडेंट विच टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब, जहां नवाब बहुत सारे अंग्रेजी ऑफिसर को एक छोटे से कमरे के अंदर फिट कर देते हैं। 18 बाय 14 फीट का ऐसा कोई साइज बताया है इन्होंने। उसके अंदर ही 100-125 ब्रिटिश ऑफिसर्स को फिट करने के बाद फिर उनमें से बहुत सारे लोग निकाल नहीं पाते, क्योंकि एक छोटा सा होल था, वहां से उनकी वो हवा आती जाती रहती थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए। तो नवाब की जो एक हरकत थी उसके कारण एक तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आने के चांसेस है। अभी हुआ ऐसा कि नवाब ने गलती कर दी थी। क्या डिड द नवाब डिड एनी मिस्टेक? नवाब ने बहुत बड़ी गलती की। अंग्रेज पूरी तरह से देखो बंगाल के बाहर नहीं गए, वो फुल्टा की आसपास ही कहीं पे रुके थे। इफ यू विल सी, नवाब मेड अ मेजर मिस्टेक। नवाब ने किया क्या कि 23 जून 1757 में जो प्लासी हुई, इसके बैकड्रॉप के अंदर, he didn't pursue the British out of Fulta, nor did he took adequate step to defend the Calcutta. उसका जो फोर्ट था, उसका जो किला था, अंग्रेजों को जैसे ही भगा दिया तो खुश हो गया। तो मतलब पता ही नहीं चलता था कि ये वापिस भी आएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तुम एक चाटा मारोगे चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। स्कूल वूल में लड़ाई होती है, किसी के साथ एक मारते हैं तो 10 मिनट के बाद आता है ना आदमी लेके। तो यही हुआ। दिस थिंग हैपेंड when the नवाब pursued the Britishers out of Bengal, तो ये खुश हो गए, बोले चलो गए ये लोग। अबे ये फुल्टा के आसपास रुके थे, ऊपर से एक साल के अंदर ये लोग इतनी डिप्लोमेटिकली चीजें आगे बढ़ाएंगे और युद्ध की तैयारी कर रहे। ये नवाब को पता ही नहीं था, क्योंकि नवाब किसको बोला? नहीं बोला, नवाब था, ठीक है। So he didn't took the adequate step to defend कलकत्ता। कलकत्ता को डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं करते। इसके कारण ही हिस्ट्री बोलती है, इट इज नेवर लीनियंट टुवर्ड्स द मिस्टेक। वो बोला है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। व्हाट यू लर्न, एक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल करके हिस्टोरियन फिलोसोफर भी थे, हिस्ट्री के ऊपर भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज यू नेवर लर्न फ्रॉम इट। तो नवाब भी यही करता है कि उसको इसको सीख नहीं मिलती है। मतलब पुरानी चीजें, अंग्रेजों के साथ जो चीजें और कोई फ्रेंच मैन के साथ जो एक्सपीरियंसेस है वो उसको नहीं पता चलता और लीनियंट नहीं। तो यू विल सी कि वो मिस्टेक करता है। और फरवरी 1757 के आसपास फिर से अंग्रेज रॉबर्ट क्लाई के नेतृत्व के ऊपर कलकत्ता के ऊपर हमला कर, तो कलकत्ता इज अगेन अटैक एंड अगेन उसके बाद फिर ट्रीटी कर देते हैं अंग्रेज, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये प्लासी के पहले का टाइम बता रहा हूं मैं। जब 1756 में उनको फुल्टा से खदेड़ दिया जाता है, कलकत्ता से फुल्टा खदेड़ दिया जाता है। इसके बाद ये लोग वापिस अटैक करते हैं और उसके बाद ट्रीटी करते। फुल फ्लैज अटैक नहीं किया जाता है प्लासी के ऊपर जब कैप्चर कर रहे हो। तो यू विल सी कि पहले एक छोटा अटैक किया और उसके बाद फिर बोल दिया ट्रीटी, गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग इन द बैकग्राउंड द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द कॉन्स्पिरेसी। एक साइड पे ये लोग करेंगे कि बोले बातें करो बातें करो बातें करो, सीक्रेट चैनल टॉक्स बढ़ानी शुरू करते हैं। इसके साथ साथ दे ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, और वो बैटल होती है फाइनली कन्फ्रंटेशन में 23 जून 1757 में प्लासी के पास। इसी के कारण इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि ये लोग जब बातें शुरू करेंगे तो दे स्टार्ट दिस बैक चैनल टॉक्स विद दी अथॉरिटीज ऑफ द नवाब। नवाब के अंदर जो उसका राज्य था उसके अंदर बहुत सारी सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। सबको पीएम बनना होता है, एक ही आदमी बनता है। यहाँ पे भी सबको नवाब बनना होता है, नवाब तो एक ही था। तो ये था मीर जाफर साहब, जो नवाब के मीर बख्शी हुआ करते थे। मीर बख्शी वॉज द पोस्ट ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। आपकी सेना के सबसे जो सेनापति होते हैं उसकी पोस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट थी, और ये मीर बख्शी थे। इसके साथ अंग्रेज थोड़ी बहुत वार्तालाप करते, बोले बॉस एक काम करेंगे हम लोग, आज नहीं तो कल नवाब के ऊपर हमला करेंगे ना, तो आप हमारे सपोर्ट करिएगा। तो मीर बख्शी बोलता है पागल हूँ क्या मैं? बोले तुमको नवाब बनाएंगे। बोले हाँ सच्ची में पागल हूँ, कोई बात नहीं। सो यू से कि मीर जाफर बोलता है कि यार आई एम रेडी टू सपोर्ट, कोई बात नहीं अगर आप मुझे नवाब बनाओगे। इसके साथ साथ मानिक चंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ही वाज ऑफिसर एट कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर नवाब की जो
एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर बहुत अफसर हुआ करते थे। अमीरचंद करके एक और मर्चेंट हुआ करता था, इसकी भी कुछ महत्वाकांक्षा थी, ये भी बहुत सारे एम्बिशियस लोग थे। जगत सेठ करके बैंकर हुआ करते, नगर सेठ आपको पता होगा, तो उसी तरह से ये जगत सेठ करके जो इंसान था, ही वाज द बैंकर ऑफ द बंगाल स्टेट। एंड ऑल दिस पीपल, एक और जेंटलमैन थे खादिम खान, एंड ये भी इनकी नवाब की बहुत बड़ी आर्मी के कमांडर हुआ करते थे। ऑल दिस पीपल दे एक्टेड एज ट्रेटर्स एंड बैकस्टैब नवाब। अंग्रेजों ने सबको कैरेट एंड स्टिक का इंसेंटिव दिया। सबसे पहले कैरेट देंगे और जैसे ही कैरेट खाने आएगा फिर लाठी मार के उनको भगा देंगे। We'll see post what happens post the battle of Plassey। प्लासी के युद्ध के बाद उसके आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर देन प्लासी में 500 आदमी मरे और 20 आदमी नहीं मरे और 2 मरे और घोड़ा चला और घोड़े से गिर गया कोई। ओके, सो ऑल दिस पीपल एक्टेड एज ट्रेटर्स एंड बैकस्टैब द नवाब। नवाब को पीछे से खंजोर भोंका जाता है अपने ही आदमियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इनके साथ बातें करते हैं और बातें करते करते फ्रंट के ऊपर दे स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। जब इनकी कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ जाती है नवाब के साथ, तो नवाब भी बोल देता है कि आ जाओ, 2-2 कर ही देते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ 23 जून 1757 में द फोर्सेस ऑफ द नवाब एंड द ब्रिटिश क्लैश्ड एट प्लासी। प्लासी नाम की जगह पर अंग्रेज और नवाब की सेना एक दूसरे के सामने टकराती है। और कहानी ये चलती है कि दिस बैटल वाज नेवर लाइक एन कन्वेंशनल बैटल एज हार्डली फ्यू पीपल डाइड। बोला तो ऐसा भी जाता है that the battle of Plassey was never fought, it never took place। हुआ ऐसा कि मीर जाफर जो ऑलरेडी पट्टी में ले चुके थे अंग्रेज, उसको वो नवाब को बिट्रे कर देता है और बोलता है कि बॉस एक काम करो, आप वापिस अपने मुर्शिदाबाद नाम का जो किला है हमारा, वहां पे चले जाओ, मैं संभालूंगा, हमारी सेना बड़ी है, आप चिंता मत करो। तो नवाब था, बोले मेरा सेनापति है, वो तो लड़ लेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही वहां पे जाता है उसके बाद उसको मार दिया जाता है उसके ही लोगों के द्वारा और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। सो यू विल सी कि वेरी फ्यू पीपल डाइड। और एक हिस्टोरियन कहते हैं दैट द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ बैटल व्हिच वाज नेवर फॉट। यूपीएससी इसके ऊपर अभी तक पूछा नहीं है, बट अंदेशा हो सकता है क्योंकि ये लड़ाइयों के ऊपर जज्बात हो जाता है बहुत बार। पूछ देगा कि बैटल ऑफ प्लासी वाज नेवर फॉट, डू यू एग्री, गिव रीजंस, यस और नॉट, आप सहमत है कि नहीं। तो प्लासी के अंदर युद्ध हुआ ही नहीं। उसका कारण यही था कि पहले युद्ध शुरू हुआ, उसके चंद पलों के अंदर ही मीर जाफर नवाब को कन्विंस कर देता है कि आप वापिस किले में चले जाओ। और जैसे नवाब किले में जाते हैं तो वहां पे तो 2 दोस्त मिल बैठते हैं, बोले चलो हो गया काम, देखिए दिस इज मीर जाफर, यहाँ पे अंग्रेज है। उसी का एक स्केच किसी ने बनाया था। तो यहाँ पे ठीक है, दोनों दोस्त मिल बैठ के ठीक है थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं, फिर नवाब को मार दिया जाता है, खत्म हो गई, लड़ाई हुई नहीं। जब इनिशियली वॉर चालू हुआ तो थोड़े बहुत लोग इधर के मरे, थोड़े बहुत उधर के मरे, बस बात खत्म हो गई। सो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्लासी को बोला जाता है इट वाज अ बैटल व्हिच वाज नेवर फॉट। ओके, अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से फायदा लेती है वो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द एडवांटेज पोस्ट दिस बैटल। कंपनी यहाँ से एक पूरा का पूरा रास्ता तैयार करती है। वो रास्ता है बंगाल को बेस बनाओ और पूरे के पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी विल चार्ट द रोड फॉर इंडिया फ्रॉम बंगाल। अब जहां जहां युद्ध करेंगे ना तो बंगाल के ऊपर बेस बना के 1760 में वॉन्डी वॉश किया तो क्या किया, उनका एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसके कारण ही यही था क्योंकि बंगाल के ऊपर इन्होंने बेस बना दिया। वेरी स्मार्ट मूव। एक जगह को कंसोलिडेट कर दो, उसके बाद अलग अलग जगह पे अपने पूरे की आपकी जो साइकिल का पहिया होता है उसके तरफ से जो स्पाइक्स हो गए वो स्पोक्स वहां से बाहर निकाले जाए। आउटकम ऑफ द बैटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या होता है, मीर जाफर वॉज मेड नवाब एज अ रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स। वो तो बोला ही था इसको, बोले कि चलो तुमको नवाब बनाएंगे, तो तोता बोता उड़ाता रहता था ये। सम राइट्स वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है तो उसका भी एक जिम्मेदारी होती है कि इन लोग ने मुझे नवाब बनाया है तो मुझे भी इनको खैरात में कुछ देना पड़ेगा। खैरात में दे देता है, बोले जाओ वहां पे राज करो, थोड़ा बहुत पैसे वैसे इकट्ठे लेके आना। तो वहां पे थोड़े बहुत रेवेन्यू राइट्स देता है, पार्शियली थोड़ी बहुत इनको अंग्रेज अपना बेस बनाना शुरू करते हैं। The English also got the rights for 24 Parganas district near Calcutta, earning 15,000 pounds at that time। 15,000 पाउंड आज की तारीख में इतनी बड़ी रकम है। हम लोग 1750 की बात कर रहे हैं। 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में भी बंगाल के अंदर एग्जिस्टिंग है। ओके, आज भी है 24 परगना। ओके, सो 24 परगना जिले का पूरे के पूरे जमींदारी अधिकार उनको दे दिया जाता है। बोले जाओ मजे कर, तकलिया बहुत मजे करना वहां पे। इसके साथ साथ मीर जाफर को बोला जाता है कि यू शुड कंपेंसेट द ब्रिटिश सम ऑफ ₹2 करोड़
फॉर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द इंग्लिश। बोले आपने हमारे खिलाफ युद्ध किया है तो आपको वॉर गिल्ट क्रॉस करके एक चीज होती है। दिस वॉज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। जब यहाँ पे पहला विश्व युद्ध होता है तो वॉर गिल्ट क्रॉस लगाते हैं जितने भी अलाइड फोर्सेस थे, बोले तुमने युद्ध कराया। तो यहाँ पे मीर जाफर को भी बोला जाता है कि भाई तुमको 2 करोड़ रुपए देना पड़े। तो मीर जाफर बोलता है मुझे नवाब बनाया तो मैं मना तो नहीं कर सकता। नाउ यू सी दैट द ब्रिटिश ट्रेंड इन द ब्रिटिश पैटर्न टू कंट्रोल मीर जाफर एज अ पपेट। ये कितना टाइम तक चलेगा? ये बहुत ही लंबे टाइम तक नहीं चल जाता, क्योंकि मीर जाफर को लगता है कि मेरी अथॉरिटी के खिलाफ अंग्रेज मुझे एक्चुअली मेरी विंग्स क्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं। साथों साथ ये अभी 2 करोड़ रुपए दे रहा है, फिर 2 दिन के बाद अंग्रेज कोई और आएगा, बोले चल तू 1 करोड़ रुपए दे, फिर बोलेगा इतना पैसा दे, ये अधिकार दे, ये राइट्स दे। मीर जाफर बोलेगा मेरे पास बचा ही नहीं है तो मैं तुमको क्या दूं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग मीर जाफर इज रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश अथॉरिटीज, और उसी का ही एक जमाई होता है जिसका नाम था मीर कासिम, और इसको अंग्रेज बोलते थे कि आज से तू नवाब। अब देखो 3 साल के अंदर 1757 में इसने इसको नवाब बनाया। 3 साल के अंदर अंग्रेज कंटाल जाते हैं ये आदमी से और बोलते हैं कि मीर कासिम भाई आज से तू नवाब बन जाए। एज यूजुअल स्टोरी वही चलेगी कि मीर कासिम भी कुछ नहीं ज्यादा कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको भी इंडिपेंडेंट रहना है। पपेट बन के कौन आदमी कितना लंबा खींच पाएगा। एंड ही ऑल्सो फेल टू गिव दी एक्सपेक्टेड मनी टू द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को जो थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए था वो भी नहीं दिया इसने। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ही वॉज अगेन रिप्लेस बाय मीर जाफर। बोले मीर जाफर तू वापिस आ जा, तू तो इससे भी ये तो तेरे से भी गया हुआ आदमी, तू तो सयाना बेटा था। ओके, तो मीर जाफर को वापिस नवाब बना दिया जाता। तो यू सी कि ये पूरी की पूरी पत्तों की तरह वो गेम खेल रहे होते हैं, उसी तरह से बंगाल के साथ ये पूरी की पूरी गेम बनाई जाती है। व्हेन मीर जाफर वाज अगेन डिक्लेयर्ड एज नवाब, तो मीर कासिम को ये पसंद आएगा? मीर कासिम ने अभी नई नई सत्ता हासिल की थी, 3-4 साल हुए थे। 1760 में इसको यहाँ पे नवाब बनाया जाता है। 1764 तक 63-64 तक ये चलता है। तो 3 साल आपने एक बार खून चख लिया हो अपनी सत्ता पूरी की पूरी, और अचानक से आपको कल उठ के बोलते चल निकल यहाँ से, तो क्या करो? बोले तुम कौन थे? द सेम हैपेंस विद मीर कासिम कि मीर कासिम बोलता है कि मैं बाजू वाला स्टेट है अवध, उसका नवाब है, उसका जो किंग था शुजाउद्दौला, उसकी मैं मदद लूंगा और बोलूंगा कि देख यार मुझे हटा दिया है ये अंग्रेजों ने, तो एक काम करते हम दोनों मिल के अंग्रेजों के ऊपर हमला करते। ऐसे भी बंगाल के अंदर अभी नए नए आए, 7 ही साल हुआ था ना 57 से 64 तक। हम तो पुराने यहाँ के पुराने खिलाड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो कर देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द नवाब ऑफ बंगाल एज द किंग ऑफ द अवध, ये दोनों के दोनों अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ते, बोले लड़ाई कर देंगे। पर ये मूर्ख थे। हुआ ऐसा कि 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ, बट द ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट। इन्होंने 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी थी, बहुत सारा इन्होंने बेस एस्टैब्लिश कर दिया था, और इसके कारण ही जब नवाब और अवध के नवाब की दोनों की मिक्स आर्मी भी आई ना, तो इनको हरा नहीं। देखो जब इनको पता था कि शुजाउद्दौला की आर्मी थी वो बहुत बड़ी है मेरे से, तो उसके साथ क्या यूज किया? डिप्लोमेसी। यहाँ पे पता है कि अभी मैंने बेस बना दिया है, मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया हूं, तो बोले आ जाओ, 2-2 हाथ कर देते हैं हम लोग। सो यू सी ऑन 27 अक्टूबर 1764 द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, और इसके बाद इनकी जो अभी गाड़ी चलेगी बंगाल से, इसके बाद तो रुकते ही नहीं। ऑन विद द एंड ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत मुगल एम्परर जो होते हैं शाह आलम, शुजाउद्दौला और अंग्रेज, इन तीनों के बीच में संधि होती है, और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दिस दीवानी राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एसेंशियली इनको यहाँ से सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू और पैसा इकट्ठा कराने वाले थे। 1757 के अंदर खाली 24 परगना जिले के अंदर ही इनको जमींदारी अधिकार मिले थे, बट जैसे ही प्लासी हुआ तो इनको एक्नॉलेज कर दिया गया शाह आलम के द्वारा कि बॉस ये हमारे ऊपर आए, इसके पहले ही हम लोग एक काम करते हैं कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनको ही दे रहे, जाओ मजे करो तुम। उसको दिल्ली में भी डर तो लगता होगा ना शाह आलम को, बोले आज नहीं तो कल मेरे ऊपर आ जाएगा तो क्या करूंगा। ऐसे भी नाम का राजा था, लाल किले के बाहर उसकी औकात नहीं चलती थी। दिस वाज द रियलिटी ऑफ द लेटर मुगल्स। ओके, सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वेयर द इंग्लिश आर मीटिंग द मुगल एम्परर शाह आलम, और उनके बीच में एक संधि हो जाती है। मुद्दे की बात यह आती है कि इलाहाबाद की संधि के अंदर हुआ क्या। यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम अप इन बंगाल। बंगाल के अंदर एक नई तरह की सरकार की रचना की गई।
वो रचना थी ड्यूअल सिस्टम या द्विमुखी सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट। उसके अंदर में हुआ ऐसा कि पहले के टाइम के अंदर बंगाल के अंदर नवाब जो था वो अल्टीमेट अथॉरिटी हुआ करता था, नवाब के पास सबसे ज्यादा सत्ता हुआ। अभी यहां से पूरी सिस्टम चेंज की जाएगी और अंग्रेजों ने जो ट्रीटी की थी वो एसेंशियली दे वर द विक्टोरियस फोर्सेस। और हिस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। बोले हम जीते हैं तो हम लोग हमारे हिसाब से संधि के अंदर थोड़ी बहुत कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक लगाएंगे। तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे नवाब तो है, नवाब के अंदर एक दूसरी पोस्ट बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा डेप्यूटी नवाब। और ये डेप्यूटी नवाब की अपॉइंटमेंट करेंगे अंग्रेज, बट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द इंग्लिश ओनली। ही विल बी वर्किंग एट टाइम्स अंडर द नवाब, ऑन पेपर तो वही होगा, बट द नवाब कैन नॉट रिमूव दैट पोस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एक ऐसी पोस्ट बनाई गई जिसे नवाब की जो अथॉरिटी थी उसको तोड़ा गया। नवाब को खाली स्टैम्प पेपर बना दिया गया, बोले तो खाली सही सिक्का करना, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। और जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो कौन हो जाएगी? क्योंकि डेप्यूटी नवाब, ही विल बी द वन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द इंग्लिश पीपल। तो अंग्रेजों के द्वारा जो आदमी को अपॉइंट किया जाता है, अंग्रेजों के पास जमींदारी अधिकार है, अंग्रेजों के पास लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स आ रहे थे। सो यू विल सी ही विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा फुल स्टॉप लग जाता है और जो गाइडिंग अथॉरिटी बन जाएगी वो थी डेप्यूटी नवाब, hence the English people. This system was started by Robert Clive and he also became the governor of Bengal. The first governor of Bengal was Robert Clive. वो याद रखिएगा आप लोग। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ? एक तो नवाब के नीचे आ गया आपका डेप्यूटी नवाब, जैसे कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर। जो डेप्यूटी की पोस्ट है ये सब अंग्रेज लेके आए। हमारे लोगों को पैसिफाई करने के लिए डेप्यूटी कलेक्टर सब, ये डेप्यूटी ये वो डेप्यूटी, वहां से शुरू करें। ओके, सो रेवेन्यू कलेक्शन एसेंशियली किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो दुगना और तिगना लगान देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तो कैप्टन रसल 4 गुना मांग ले तो भी आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेट अथॉरिटी, इसके पास दीवानी अधिकार है। दूसरा था जो लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना था, वो किसको करना था? ये पंछी को उड़ाने वाला नवाब, जो मैं इसको करेगा। स्टोरी ये चलती है कि पैसा इसके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको करना है, तो क्या होगा? अब फिर दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी, बोले पैसा ही नहीं है हमारे पास। यू सी दैट द रेवेन्यू कलेक्शन इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज सेइंग वी डू नॉट हैव मनी टू पे आवर एम्प्लॉइज। द सेम थिंग हैपेंड इन बंगाल इन 1760s, जब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने धड़ाधड़ कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन नवाब बोलता था कि मुझे करना है पर मेरे पास मौका ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वाज एसेंशियली द केस ऑफ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे पास सत्ता है पर जिम्मेदारी नहीं। तो ये तो आपका जो मूलभूत द मेन जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका रूल करने का अथॉरिटी होगा, उसके विपरीत जा रहा है। दिस गोस अगेंस्ट, क्योंकि इनके पास सत्ता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट सत्ता नहीं है, क्या करोगे? As a result of this thing, what will happen? The Nawab did not care, nor did the East India Company. कैप्टन रसल को फर्क पड़ता था, दुगना लगा देना पड़ेगा। राजा जी क्या बोलते? क्रिकेट देखने आए ना, वो दिल से भले भारतीय थे बट बैठते थे तो वहां पे ही ना, वो वाले कोने में बैठा करते थे। यू विल बी सीइंग, ओके, लगान मूवी देखी है सबने? ओके, तो उसके अंदर ये सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल्स। हिस्ट्री इज अ वेरी गुड टीचर, यू कैन सी दिस थिंग्स इन मूवी एज वेल। अल्टीमेट सफरर वर द पीपल इन दिस रीजन। बंगाल के अंदर 1769 से लेकर 1773 तक ग्रेट बंगाल फेमाइन आता है। अंडर दिस फेमाइन ऑलमोस्ट 10 million people got killed. They died into this great Bengal. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद the most important aspect of post-independence India and later on from once we started Green Revolution was the self-sufficiency in agriculture. हम फिर उसके बाद डिपेंडेंस नहीं है। डेमोक्रेसी एंड फूड, दिस आर द 2 मेजर एस्पेक्ट जहाँ पे हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल थे। ओके, क्योंकि अंग्रेजों की अगर आप इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ फेमाइन्स एंड ड्रॉट, तो वो कंटिन्यूस चलता है। 1940s में भी आया था ग्रेट बंगाल फेमाइन, 1942-43 के आसपास की बात है। फिर से उस टाइम में बहुत बड़ा आया था, ऑलमोस्ट 1 to 2 million people were affected, करीबन 20 लाख से ज्यादा लोग थे। सो दिस वाज द रियलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना प्रभुत्व
स्थापना की, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक और इसके साथ जो इसका जो हमदर्द था वो था अवध। तो अंग्रेज बोलते हैं कि बेटा तू काहे बीच में फंस गया, बोले तुमको क्या जरूरत थी इसको मदद करने की। तो अवध को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया जाता है, बोले तू भी हमारे अंदर आ जा, चल बेटा। अभी तक तो हम लोग तेरे साथ उलझ नहीं रहे थे, बट तूने हमको उंगली की ना, सोए हुए शेर को तुमने उंगली कर दी। तो अवध को खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना उसके दोस्त को हेल्प कर रहा था, इसके कारण अपनी सत्ता भी चली जाती। तो अवध was also made the protectorate state and अवध was also compelled to pay this war guilt। अवध को भी पैसा देना पड़ता है, बोले हमने गलती कर दी माई बाप, आज से नहीं करेंगे। एंड अवध आपको 1765 के अंदर जो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, आपको एक चीज पता होगी, जो सहायक संधि या सब्सिडरी अलाय का जो सबसे इनिशियल फॉर्म था ना, वो अवध के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सहायक संधि के लिए एक जेंटलमैन का नाम है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत ही फेमस है, बट उसके पहले ही ये इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी गई थी। उसका नाम और उसके जो फीचर्स है वो 1760 से ही चालू है। एंड अवध का सबसे पहला उसका वो बकरा बनता है, वो अवध ही बनता है। बोले तू सब्सिडरी अलाय बनने के लायक ही है, तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ओके, तो अवध का भी खात्मा बुलाया जाता है। बंगाल को तो पूरी की पूरी तरह से एनेक्स कर दिया जाता है, बोले तुम निकलो यहाँ से, और यहाँ से ही ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल खत्म हुआ। बक्सर के अंदर बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, प्लासी के अंदर उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट जाके ज्यादा कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती है। ओके, सो राइज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द इंडियन स्टेट्स अभी तक हम लोग देख रहे थे, वो था बंगाल। तो बंगाल के अंदर पहले जो रेड डॉट था, यहाँ पे आपका ट्रैफिक सिग्नल बंद था, वो क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे मैसूर की, मराठास की, और इसके बाद थोड़ी बात करेंगे